हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे दोस्तों आईपीसी एंड सीआरपीसी फॉर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। दोस्तों आप सभी को पता है एचएसएससी के अंदर जब भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह से पूछे जाते हैं। आपने जिसने भी पीछे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों आने ही आने हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। आप सभी को पता है एचएसएससी के अंदर एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ से तो 2-3 नंबर का आता है हर बार। तो यहाँ से हम जो हमारे 2-3 नंबर है वो कंफर्म कर लेंगे दोस्तों। क्लास को है जो है कंसंट्रेशन के साथ देखनी है। बिल्कुल क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि 24 घंटे तो दोस्तों लगातार 24 घंटे तो इसको टाइप करने में लगे हैं, मेरे को इसकी पीडीएफ बनाने में लगे हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि क्लास जो रहेगी वो आपकी बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था। देखिए भारतीय दंड संहिता क्या होती है? आईपीसी इंडियन यानी भारतीय। पी मतलब पीनल आपने पेनल्टी सुना होगा, पेनल्टी लग गई उसके ऊपर, पीनल वो उसी से वर्ड है ये। पीनल का मतलब दंड, संहिता इंडियन पीनल कोड, तो कोड का मतलब क्या होगा? संहिता। ठीक है दोस्तों। तो आईपीसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले, उसके बाद करेंगे सीआरपीसी पर चर्चा। तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप यानी कि दोस्तों ड्राफ्ट, कई बार हिंदी में आपको मिलेगा कि ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है आपको कि प्रथम विधि आयोग, विधि होता है दोस्तों कानून, विधि मतलब कानून से संबंधित। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई, इंपॉर्टेंट है। और इसके चेयरपर्सन कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो क्या हुआ? इसका प्रारूप यानी ड्राफ्ट जो है वो तैयार हुआ। किसका? आईपीसी का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जहाँ पर भारतीय दंड संहिता दिखे दोस्तों मतलब हम आईपीसी की चर्चा कर रहे हैं। तो 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं। कितने? 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। आईपीसी का उर्दू में नाम क्या है? उर्दू में नाम क्या है दोस्तों? ताज-इरात-ए-हिंद, ताज-इरात-ए-हिंद। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको, क्या नाम है? ताज-इरात-ए-हिंद। भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप अन्य किन देशों की दंड संहिता का आधार है? देखिए अन्य देशों ने भी दंड संहिताएं बना रखी है, ठीक है, तो उन्होंने भारतीय दंड संहिता का प्रयोग किया दोस्तों, आधार बनाया है इसको। तो किस किस देशों ने भारतीय दंड संहिता 1860 का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो अन्य देशों ने भी अपनाया है? तो वो श्रीलंका, सिंगापुर और ये दोस्तों ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई। तो इन्होंने जो है वो है अपनाया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका ड्राफ्ट वगैरह तो 1860 में तैयार किया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया। अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो अपराध के लिए 4 आवश्यक तत्व दोस्तों, सबसे पहले तो मानव, ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। उसके बाद आपराधिक मनस्थिति, मन की स्थिति आपराधिक होनी चाहिए, दुराशय। उसके बाद दोस्तों आपराधिक कृत्य, और उसके बाद दोस्तों मानव तथा समाज को क्षति पहुंचाने वाला कृत्य है। तो ये चारों चीज़ें होंगी तो वो फिर क्या हो जाएगा? अपराध के ये 4 आवश्यक तत्व है। तो ये चारों याद रखने हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। भारतीय दंड संहिता का समुद्री क्षेत्राधिकार कितनी दूरी तक फैला है? तो ये फैला है दोस्तों 12 समुद्री मील तक। कितना? 12 समुद्री मील तक। भारतीय दंड संहिता का नाम एवं विस्तार का उल्लेख किस धारा में है? अब धाराएं शुरू हो गई दोस्तों। देखिए भारतीय दंड संहिता का नाम और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है दोस्तों, उसके अंदर कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? धारा 1 में। तो ये धारा 1 याद होगी दोस्तों, याद भी करवा दूंगा मैं धाराएं साथ के साथ। ध्यान रखना धारा 1 में जब मोस्टली क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है उसके बारे में उसका नाम होता है। तो भारतीय दंड संहिता का नाम और विस्तार, उसका विस्तार कहाँ तक है, भारत के किस एरिया तक उसका विस्तार है। तो जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर अलग होता था दोस्तों, तो वहाँ पर आईपीसी हमारी काम नहीं करती थी, लेकिन अब 370 वहाँ से हटा दी गई है, तो वहाँ पर भी आईपीसी काम करती है। तो ये कौन सी धारा के अंदर है? धारा 1 के अंदर।
उसके बाद देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह किस धारा द्वारा दंडित किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भारत है मान लो, और ये भारत के बाहर का एरिया है। तो जो भारत के अंदर जो अपराध करेगा, भारत के अंदर जो अपराध करेगा दोस्तों, जो कि आईपीसी के क्षेत्र के अंदर, जो कि भारतीय दंड संहिता में जो विस्तार है उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो वह किस धारा के द्वारा दंडित किया जाएगा, तो वह दोस्तों धारा 2 के द्वारा दंडित किया जाएगा। कौन सी धारा? धारा 2 के द्वारा दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत से बाहर, भारत का ही कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, वो भारत आ जाता है, तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? धारा 3 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 3 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये धारा 3 होगी। पुरुष तथा स्त्री के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो पुरुष तथा स्त्री के बारे में बताया गया है दोस्तों धारा 10 के अंदर। कौन सी? उसके अंदर धारा 10 के अंदर पुरुष तथा स्त्री के बारे में बताया गया है। धारा 8 में क्या बताया गया है? लिंग के बारे में। एक ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो लिंग के बारे में धारा 8 में, और धारा 9 में एक वचन के बारे में, एक वचन बहुवचन, इनके बारे में बताया गया है। तो धारा 8 में ध्यान रखना लिंग, धारा 9 में वचन, और धारा 10 में पुरुष तथा स्त्री के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों धारा जो है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है लोक सेवा। लोक सेवा का जो जिक्र कौन से उसमें है? तो लोक सेवा का जिक्र है दोस्तों धारा 21 में। ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है दोस्तों आप सभी को। लोक सेवा का जिक्र कहाँ पर है? धारा 21 में। अब भारत का जिक्र कहाँ पर है दोस्तों? भारत का जिक्र पूछे तो धारा 18 में। कहाँ पर है भारत का जिक्र पूछे आपसे तो कौन सी धारा के अंदर है? आईपीसी की धारा 18 के अंदर भारत की परिभाषा और भारत का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों धारा 14 की बात करें तो धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है दोस्तों सरकार का सेवक। धारा 14 क्या है? सरकार का सेवक। तो ये सारी धाराएं इस पीडीएफ के अंदर तो नहीं लिखी दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप साथ ही साथ जो है वो कॉपी में उतारते रहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वही सभी की सभी नहीं करनी है दोस्तों, सभी की सभी आपको याद नहीं होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करके जानी है। अभी देखिए, अगर आप पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा केस लेके। तो न्यायाधीश की बात कौन सी आर्टिकल में होती है? धारा 19 में न्यायाधीश का जिक्र है। आईपीसी की जो धारा 19 है उसके अंदर न्यायाधीश का जिक्र है, और धारा जो 20 है दोस्तों उसके अंदर न्यायालय का जिक्र है। न्यायालय दोस्तों यानी कि कोर्ट का जो जिक्र है वो आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 20 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो और लोक सेवा दोस्तों, लोक सेवा कौन सी धारा के अंतर्गत आ गई? लोक सेवा आ गई धारा 21 के अंतर्गत। बेईमानी की परिभाषा, बेईमानी की परिभाषा दोस्तों धारा 24 के अंतर्गत आ गई। बाकी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं ही हमें पढ़नी है, क्योंकि 511 धाराएं हैं, हम सारा समय इसके ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको करवा रहा हूं वो तो आपको करके ही जानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू है यार। 2 से 3 नंबर का यहाँ से आ गया तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो, पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बेईमानी की जो परिभाषा है दोस्तों कहाँ पर है? धारा 24 के अंदर है। कहाँ पर? धारा 24 के अंदर। कपटपूर्वक व्यवहार, कपटपूर्वक व्यवहार कहाँ पर है? धारा 25 के अंदर। धारा 25 के अंदर। धारा 34, अगर आप में से कोई किसी के साथ केस देखा हो किसी ने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों। लड़ाई झगड़े का केस देखा हो आपने तो धारा 34 लगती है। धारा 34 में ऐसा क्या है भाई? धारा 34 के अंदर क्या है दोस्तों कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। बहुत ज़्यादा यूज होती है ये पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसके ऊपर भी केस लगता है, ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के केस होते हैं, वहाँ पर धारा 34 आपको मिलेगी। 325 मिलेगी मार पिटाई के केस में आपको, एक 506 भी इस तरह की धारा होती है, मैं बताऊंगा आपको। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में, सामान्य आशय का मतलब क्या है? जैसे कि एक व्यक्ति ये है भाई, और ये है 5 व्यक्ति, इन 5 ने मिलकर इसको पीटना है, तो क्या हो गया? इनका एक ही आशय हो गया। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? धारा 34 के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। सामान्य आशय एवं सामान्य आशय में क्या अंतर है? देखिए,
समान आशय, एक तो समान आशय और एक सामान्य आशय में क्या अंतर है। देखिए सामान्य आशय क्या है, पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति। तो सामान्य आशय में क्या है दोस्तों कि योजना भी पहले बना ली गई थी और सहमति भी पहले ही हो गई थी। और समान आशय में क्या है दोस्तों, योजना तो पहले बना ली गई थी परंतु समान दिमाग नहीं। मतलब यहाँ पर तो सबकी एक सहमति थी एक जैसी, लेकिन यहाँ पर क्या है, समान दिमाग नहीं है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। अटपटे सवाल जो पूछती है HSSC वो इसी तरह के पूछती है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि धारा 40 में किसका वर्णन है। तो धारा 40 में वर्णन है दोस्तों अपराध का। किस चीज़ का वर्णन है धारा 40 में, अपराध का वर्णन है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें धारा 41 में किसका उल्लेख है। तो धारा 41 में उल्लेख है विशिष्ट विषय पर लागू होने वाली विशेष विधि का। विशिष्ट विषय पर लागू होने वाली विशेष विधि का। धारा 42 में क्या कहा गया है, स्थानीय विधि के बारे में। स्थानीय विधि के बारे में जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती हो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए स्थानीय कानून विधि यानी कानून के बारे में, उस क्षेत्र के कानून के बारे में जो भारत के किसी विशेष भाग में ही लागू होती हो। तो ये किसके बारे में कहा, इसके बारे में कहाँ पर कहा गया है, धारा 42 के अंतर्गत इसके बारे में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दंड के प्रकारों का उल्लेख किस धारा में है। तो दंड के जो प्रकार है उनका उल्लेख है धारा 53 के अंतर्गत। कहाँ पर कि किस प्रकार के दंड होते हैं, धारा 53 के अंदर उनको बताया गया है, ठीक है दोस्तों। धारा 40 में मैंने क्या बताया था आपको, अपराध का जिक्र कहा गया है। जीवन और मृत्यु की बात करें दोस्तों तो जीवन का जिक्र है धारा 45 में और मृत्यु का जिक्र है धारा 46 में, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर शपथ की बात करें तो शपथ वगैरह की जो बात है वो है दोस्तों धारा 51 में, IPC की धारा 51 में। धारा 53 में दंड के कौन से प्रकार बताए गए हैं। तो धारा 53 में दोस्तों मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, श्रम के साथ तथा सदा कारावास, कठोर संपत्ति का समर्पण और जुर्माना, इस तरह के जो कारावास है वो धारा 53 में दंडों के प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ऊपर क्या था आपका कि धारा दंड के प्रकार किस धारा में है, धारा 53 में। और धारा 53 में ही कौन प्रकार से दंड बताए गए हैं, तो ये सभी जो दंड है ये बताए गए हैं। उसके बाद दोस्तों मृत्यु दंड का प्रावधान किन किन धाराओं में है, 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 के और 396, इनके अंदर जो है वो मृत्यु दंड का प्रावधान है। मृत्यु दंड के लघुकरण का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है। तो मृत्यु दंड को जो है ना उसका लघुकरण करना है, उसकी सज़ा जो है वो कम करनी है, वो किस धारा में है, धारा 54 के अंदर। आजीवन कारावास के दंडादेश से लघुकरण से संबंधित प्रावधान किस धारा में है। तो दोस्तों आजीवन कारावास से दंडादेश से लघुकरण का मतलब होता है दोस्तों छोटा करना, से संबंधित प्रावधान किस धारा में है, धारा 55 में। तो किसी को आजीवन कारावास हो गई है दोस्तों, मान लो उसकी सज़ा कम करनी है, 10 साल करनी है, 20 साल करनी है, तो ये किस उसके आर्टिकल के अंदर है, धारा 55 के अंतर्गत है। आजीवन कारावास की गणना कितने वर्ष के समान गिनी जा सकती है। तो आजीवन कारावास की गणना जो है दोस्तों कितने वर्ष के समान गिनी जा सकती है, तो करीब करीब ये 20 वर्ष के साथ गिनी जा सकती है। वो धारा 57 में इसका जिक्र है दोस्तों। लेकिन आजकल तो जो है वो जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, इसके अंदर एक लिख देते हैं एक बात ऑर्डर के अंदर अलग से कि जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वो उम्र के जेल के अंदर ही रहेगा। जहाँ जुर्माने की राशि नहीं बनाई गई हो वहाँ जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा। तो देखिए जहाँ जुर्माने की राशि बनाई ही नहीं गई दोस्तों तो वहाँ जुर्माना जो है वो अत्यधिक नहीं होगा। ये किस धारा में है, धारा 63 के अंदर इस चीज़ का जिक्र है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए किसी का मोटरसाइकिल पर चालान कट गया, लेकिन किसी पुलिस वाले ने किसी ऐसे नियम के तहत काटा जो कि उनके नियम के अनुसार ही नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलत किया है मान लो उसको फाइन तो देना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन जो है उसका जुर्माना जो है अत्यधिक नहीं होगा जहां जुर्माने की राशि बनाई ही नहीं गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों धारा 67 के अनुसार, धारा 67 के अनुसार क्या है, जुर्माने की रकम यदि 50 रुपये है तो
कारावास होगा 2 माह, कारावास है 2 माह। धारा 67 के अनुसार क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक दंड नहीं चुका पाएगा तो उसको कारावास होगा, जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। तो जुर्माने की रकम दोस्तों यदि 50 रुपये हो तो कारावास 2 महीने का होगा, अगर वो 50 रुपये नहीं चुका पाएगा तो। 100 रुपये हो तो कारावास यहाँ पर मिटा दिया, मैं बता दूंगा आपको, और 100 से अधिक हो दोस्तों तो कारावास जो होगा वो 6 माह तक होगा। कितना? 6 माह तक होगा। किस धारा के अनुसार एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे दोनों के लिए एक सज़ा का प्रावधान है? तो ये किस धारा के अनुसार है दोस्तों? तो ये धारा 71 के अनुसार है कि आप किसी को 1 छड़ी मारो या 50 छड़ी मारे, एक सज़ा का प्रावधान होगा। तो धारा 71 के अनुसार है। धारा 73 के अपना चैनल है दोस्तों HR एजुकेशन अड्डा यूट्यूब के ऊपर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी मैं हरियाणा पुलिस के लिए आपके कृषि एवं पशुपालन, कंप्यूटर, इंडिया जीके ये सभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उन सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल है अपना HR एजुकेशन अड्डा 5M। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये है दोस्तों 3 मास। कितनी? 3 मास। धारा 73 के अनुसार एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 मास। एकांत परिरोध में रखने हेतु अवधि एक बार में किसी भी दशा में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो एकांत परिरोध में रखने हेतु अवधि एक बार में किसी भी दशा में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। यदि कारावास 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी मास में एकांत कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों यदि कारावास जो है वो 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी भी मास में एकांत कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? 7 दिन से अधिक का जो है वो एकांत नहीं होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के किन धाराओं के साधारण दंड से मुक्त किया गया है? तो साधारण धाराओं में साधारण दंड से मुक्त किया गया है दोस्तों धारा 76 से लेकर 106 तक। किस धारा में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक तय कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा सद्भावपूर्ण किया गया हो? तो ये किस धारा में बताया गया है दोस्तों? धारा 77 के अंदर ये चीज़ बताई गई है आपकी। किस धारा के अनुसार न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? देखिए दोस्तों, न्यायालय का कोई आदेश पारित हुआ है और उसका अनुसरण करते हुए कार्य किया गया अपराध नहीं है दोस्तों। तो ये धारा 78 में दोस्तों, जैसे कि जल्लाद जो होता है दोस्तों, वो एक व्यक्ति को जिसको कि मृत्यु दंड का आदेश मिला है उसको फांसी तोड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपराधी नहीं है। तो धारा 78 के अंतर्गत ये है। किस धारा में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित हो, जबकि उसके अंदर उचित सावधानी एवं सतर्कता बरती गई हो, लेकिन फिर भी कोई दुर्घटना से घटित हो गया दोस्तों तो वो अपराध नहीं माना जाएगा? तो ये किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों? धारा 80 के अंतर्गत आ जाएगा। किस बात के अंतर्गत आ जाएगा? ये धारा 80 के अंतर्गत आ जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपराधी नहीं होगा। देखिए 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपराधी नहीं होगा, ये किस धारा के अंदर बात की गई है? धारा 82 के अंदर। किस धारा के अंतर्गत? धारा 82 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए 7 से 12 वर्ष की आयु, मतलब 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम की आयु के अपरिपक्व समझ वाले शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति किस धारा में दी गई है? तो उनके ऊपर दोस्तों कोई अपराध नहीं बनता, ज़्यादा उनका लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये किस धारा के अंदर की गई है दोस्तों? तो धारा 83 के अंतर्गत। किस धारा के अनुसार विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता? तो ये किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? धारा 84 के अंतर्गत। धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता। विकृत चित्तता के आधार पर बचाव का सिद्धांत किस वाद में प्रस्तुत हुआ? तो विकृत चित्तता के आधार पर बचाव का जो सिद्धांत हुआ वो किस वाद में, ये बाद टाइप हो गया गलती से, यहाँ पर ये आना था बाद में, किस वाद में प्रस्तुत हुआ? तो ये मैकनॉट वाद में।
वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का क्या अर्थ है? देखिए, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का अर्थ है स्वैच्छिक कार्य जो है वो अपकृत्य नहीं है, धारा 87 के अनुसार। क्या है? धारा 87 के अनुसार। उसके बाद दोस्तों, मृत्यु की धमकी देकर करवाया गया कार्य अपराध नहीं है। हत्या एवं मृत्यु से, देखिए, मृत्यु की धमकी देकर कराया गया कार्य अपराध नहीं। किसी ने किसी को मृत्यु की धमकी दे दी और कोई कार्य करवा दिया तो वो अपराध नहीं। हत्या एवं मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर, बस उसके अंदर किसी की हत्या नहीं करनी है और किसी की मृत्यु वगैरह, तो ये किसके अंदर है दोस्तों? धारा 94 के अंदर, धारा 94 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किस धारा में है? तो धारा 96 से लेकर 106 तक व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन है। किस धारा में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार दिया गया है? तो ये किस धारा में है दोस्तों? धारा 100 के अंतर्गत। किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा हेतु मृत्यु कारित करने का अधिकार है? तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हैं तो मृत्यु कारित करने का जो अधिकार है वो धारा 103 में है। दुष्प्रेरण के अपराध में शामिल है। दुष्प्रेरण कौन से धारा में दिया गया है दोस्तों? धारा 107 में दुष्प्रेरण के बारे में दिया गया है। जयदेववाद जो था वो किससे संबंधित है? जयदेववाद जो है दोस्तों आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस भाषा में है? आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा है दोस्तों वो है धारा 120A में। आपराधिक षड्यंत्र की जो है वो 120A में है दोस्तों। क्या है? परिभाषा। ये धारा जो है दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा। अपराध के लिए केवल राजी हो जाने से अभियुक्त दंड पाने योग्य हो जाता है। देखिए, अपराध के लिए केवल राजी हो जाने से ही अभियुक्त दंड पाने योग्य हो जाता है। धारा 120A में इस चीज़ का जिक्र है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में क्या है? ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सुनी होगी आपने। 120B धारा बहुत ज़्यादा यूज होती है दोस्तों पुलिस वालों के पास और सब इंस्पेक्टर के पास। इन धाराओं का बहुत यूज होता है। मैंने धारा 34 बताई थी दोस्तों कि बहुत सारे व्यक्ति है वो किसी को मारने चले हैं, उनका जो दिमाग है वो एक ही जगह काम कर रहा है कि उसको पीटना है, उसको पीटना है। तो ये समान आशय है दोस्तों। तो धारा 34 120B में क्या है दोस्तों? षड्यंत्र करना उस व्यक्ति के खिलाफ शुरू में। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान है आपराधिक षड्यंत्र के लिए, जबकि आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा है वो 120(1) में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 किससे संबंधित है? देखिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करने का दुष्प्रेरण हेतु मृत्यु, जीवन या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से ये दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में क्या उपबंध है? तो जो धारा 122 है दोस्तों उसके अंदर क्या उपबंध है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसके अंदर सज़ा कितनी मिलेगी, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास। राजद्रोह की परिभाषा किस धारा में है? राजद्रोह की परिभाषा जो है दोस्तों वो धारा 124A में है। कौन से में दोस्तों? धारा 124A राजद्रोह है। और दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या किसी रूप में स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो दोस्तों उसके लिए क्या प्रावधान है? आजीवन कारावास तथा जुर्माना या आजीवन कारावास तथा जुर्माना। तो ये सभी उसके लिए कारावास हो सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है। विधि विरुद्ध जमाव को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में इसे परिभाषित किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव को। ठीक है दोस्तों, जो एक जन समूह इकट्ठे हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं? विधि विरुद्ध जमाव।
विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोग होते हैं? तो 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है, धारा 141 के अंतर्गत। विधि विरुद्ध जमाव हेतु कितने अवधि तक का कारावास हो सकता है? ये ध्यान रखना है दोस्तों, धारा 143 6 मास तक का कारावास या जुर्माना तथा दोनों हो सकते हैं विधि विरुद्ध जमाव हेतु। 5 या अधिक सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य से जमाव द्वारा बल हिंसा कौन सा है? तो दोस्तों 5 या अधिक सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य से बल जो हिंसा है वो किस प्रकार की हिंसा, उसको क्या कहते हैं? बलुआ या फिर रायोटिंग। धारा 146 के अंदर ये परिभाषित है। बलुआ अपराध के कारावास की अवधि क्या है? तो रायोटिंग दंगे वगैरह जो करेगा उसको 2 साल सजा या जुर्माना या दोनों, धारा 147 में ये लिखा गया है। किस घात में धर्म मूल वंश, किस धारा में धर्म मूल वंश से जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधार पर आपसी शत्रुता बढ़ाने को दंडनीय बताया गया है? तो ये किस धारा में बताया गया है दोस्तों? तो ये बताया गया है धारा 153 कै में। धारा 153 कै में प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित धाराएं कौन सी है? तो धारा 154, 55 और 56 जो है वो प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित धाराएं है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वाद में प्रस्तुत किया गया? तो आर बनाम हिंगिस वाद में 1730 ईस्वी में यह प्रस्तुत किया गया प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। आईपीसी की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो दंगे को जो परिभाषित करती है दोस्तों वो कौन सी धारा है? आपकी धारा 159 दंगे को परिभाषित करती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। दंगे के लिए कितने व्यक्ति माने जाते हैं? दंगे के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डाले तो उसको क्या कहा जाएगा? दंगा। दंगा के अपराध के लिए कितनी सजा है? तो दंगे के लिए अपराध के लिए दोस्तों 1 माह का कारावास तथा 100 रुपये जुर्माना या फिर दोनों, धारा 160 के अंतर्गत। आईपीसी अभी चल रही है हमारी। मिथ्या सूचना देकर, मिथ्या सूचना मतलब कि गलत एविडेंस देकर किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो मिथ्या जो सूचना है दोस्तों वो किस धारा के अंतर्गत जो है वो दंडनीय बताया गया है? ये आपकी धारा 177 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर जैसे कि किसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया कि सर यहाँ पर एक व्यक्ति है और उसके पास इतना गांजा है, इतना है, वो है, झूठी सूचना दे दी, पुलिस वहाँ पर गई, पुलिस ने वो आदमी मिल गया लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। अब किसी ने झूठी सूचना दे दी या फिर झूठी अदालत के अंदर झूठी गवाही दे दी, तो ये झूठी सूचना होगी दोस्तों। इसके बारे में कहाँ पर जिक्र है? धारा 177 के अंदर। मिथ्या सूचना हेतु कितनी सजा का प्रावधान है? तो 6 मास का कारावास या 1000 रुपये या फिर दोनों। ये मिथ्या सूचना, अगर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है किसी को तो ये मिथ्या सूचना के बारे में ये सजा का प्रावधान है दोस्तों। अपना चैनल है दोस्तों HR एजुकेशन अड्डा, सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है दोस्तों? देखिए, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत जो है वो दंडनीय है? तो ये है दोस्तों धारा 186 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत दोस्तों? धारा 186 के अंतर्गत। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या रॉन्ग एविडेंस, फॉल्स एविडेंस देना किस भाषा में परिभाषित है? तो ये दोस्तों धारा 191 में परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य, देखिए इसमें था मिथ्या साक्ष्य देना धारा 191 में, और मिथ्या साक्ष्य गणना जो है वो किस धारा के अंतर्गत है? भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 193 में है। न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त को क्या सजा मिलती है? ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन। मैं मानता हूं दोस्तों ये जो धाराएं है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट धाराएं करवाई है ना। तो मैं आपको 511 की 511 धाराएं करा रहा हूँ और वो पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, मानता हूँ मैं मुश्किल है, लेकिन ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। आप इस क्लास को 3 से 4 बार देखते हो और इसको बार बार जो है रिपीट करते हो दोस्तों, तो ये धाराएं जो है आपको याद हो जाएगी। या फिर आप इसको कॉपी पर भी उतार सकते हो, वहाँ से भी आप इसको बार बार में याद कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। अगर हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जो भी बच्चा ये सोचता है कि मेरे को तो 100% हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, तो उसको
धारा ये पढ़नी ही पड़ेगी। तो मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 193 में। न्यायालय में झूठी गवाही ये कर चुके 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हेतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर कौन सी सजा मिल सकती है? देखिए, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हेतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर कौन सी सजा मिल सकती है? धारा 194 के अंतर्गत मृत्यु दंड तक की सजा का वहां पर प्रावधान है। मिथ्या साक्ष्य हेतु किसी व्यक्ति को धमकी देने या प्रलोभन देना किस धारा में बताया गया है? तो मिथ्या साक्ष्य हेतु किसी व्यक्ति को धमकी देने या प्रलोभन देना धारा 195 क में बताया गया है। बलात्संग या कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन किस धारा में दंडनीय बताया गया है? या बलात्संग यानी दोस्तों बलात्कार या फिर कोई अन्य ऐसे अपराध हो उसमें पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन करना, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना 228 क में दंडनीय बताया गया है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को हानिकारक बनाने वाले के लिए है? तो अध्याय 14 जो है दोस्तों वो वातावरण को हानिकारक बनाने वालों के लिए है। उसके बाद दोस्तों धारा 268 के अंदर किस चीज़ का जिक्र है? लोक उपताप का। धारा 277 के अंदर लोक जल स्रोत को कलुषित करना दंडनीय है। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। धारा 279 में क्या है? उपेक्षापूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपके पुलिस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि कोई ये रोड है दोस्तों, ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है दोस्तों। ये लेफ्ट साइड से कोई मान लो मोटरसाइकिल जा रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, और यहाँ से ये इधर इस गाड़ी का लेफ्ट साइड ये होगा, यहाँ से ये गाड़ी आ रही है, लेकिन ये गाड़ी इस तरह से चल रही है, इस तरह से देखिए, और इसने क्या करा, ये इसको ठोक दिया, इस मोटरसाइकिल वाले को ठोक दिया दोस्तों, ठीक है, इसको ठोक दिया दोस्तों। तो उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन को लोक मार्ग पर चलाना दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति मर गया है दोस्तों, मान लो ये मोटरसाइकिल वाला, तो इस जो कार वाले व्यक्ति के पास एक धारा और लग जाएगी 304A, ठीक है दोस्तों। अगर ये इंजर्ड हुआ व्यक्ति दोस्तों मोटरसाइकिल वाला, तो उसके ऊपर धारा एक और लग जाएगी 304A, फिर नहीं लगेगी, धारा 337 उसके ऊपर लग जाएगी 279 के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। फिर उसके पास क्लेम भी उसको करना होगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह कईयों के ऊपर केस होंगे। धारा 279 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उपेक्षापूर्ण ढंग से मतलब गलत ढंग से वाहन को लोक मार्ग पर चलाना दंडनीय है। धारा 292 क्या है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय जो है वो दंडनीय है। अश्लील पुस्तकें बेचना दंडनीय अपराध है धारा 292 के अंतर्गत। धारा 294 लोक स्थान पर गाना कोई अश्लील कार्य या गाना गाना अपराध होगा। दोस्तों लोक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करना या फिर गाना गाना अपराध माना जाएगा धारा 294 के अंतर्गत। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख किस अध्याय में है? देखिए, मानव शरीर पर जो प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख धारा अध्याय 16 के अंदर है। आपराधिक मानव वध को आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आपराधिक मानव वध को दोस्तों आईपीसी की धारा 299 में परिभाषित किया गया है। धारा 300 किससे संबंधित है? धारा 302 है दोस्तों हत्या से संबंधित है। अभी ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो धारा 302 है, अरे रुक जाओ भाई, ये इसमें परिभाषा दी गई है धारा 300 में। धारा 302 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में क्या है कि हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया गया है। देखिए धारा 302 में क्या है, दंड का प्रावधान है, आजीवन कारावास और जुर्माने का उल्लेख है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 302 सभी को पता भी होगी दोस्तों, बहुत बार ये पूछी भी जा चुकी है ये आपके एग्जाम में कि मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान किस भाषा में है, तो 302 में है। मृत्यु का किसी की मृत्यु का प्रयत्न करना, प्रयास करना, ये किस धारा में है दोस्तों? तो ये किस धारा में है? धारा 307 के अंदर है। लेकिन मृत्यु के लिए दंड का प्रावधान धारा 302 में। धारा 303 में क्या है, देखिए आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए अनिवार्य मृत्यु दंड। आजीवन कैदी है कोई, उसके द्वारा उसने कोई हत्या कर दी दोस्तों बाद में, तो उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा बाद में। तो ये धारा 303 के अंतर्गत है। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्यवाद में किस धारा को रद्द किया गया था? तो धारा 303 को रद्द किया गया मिट्ठू बनाम पंजाब राज्यवाद में।
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपबंधित है? देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि उपेक्षा द्वारा धारा 304 का है। 304 ये आर्टिकल मैंने बताया था आईपीसी का। इसके अंदर क्या है, जैसे कि गाड़ी वाले ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी तो वो मृत्यु उपेक्षा द्वारा मृत्यु कर दी थी, तो वो धारा 304 का है। दहेज मृत्यु किस धारा में है? दहेज मृत्यु है दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में क्या है? दहेज मृत्यु। 304 ख में क्या है? दहेज मृत्यु। दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो ये दोस्तों न्यूनतम 7 वर्ष की सजा तथा अधिकतम आजीवन कारावास। तो न्यूनतम तो 7 वर्ष की सजा तथा अधिकतम आजीवन कारावास दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए। हत्या करने का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय होगा? तो धारा 307 में दंडनीय है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय बताया गया है? तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण जो है वो दोस्तों धारा 306 में दंडनीय बताया गया है। धारा 308 देखिए क्या है? गैर इरादतन वध करने का प्रयत्न, मतलब कोई इरादा नहीं था लेकिन बाद में एकदम से उसका वध करना पड़ा, तो गैर इरादतन वध करने का प्रयत्न जो है वो धारा 308 में है। ये सभी की सभी धारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस धारा के अनुसार आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है? खुद की आत्महत्या खुद करना दोस्तों तो ये अपराध है। तो ये किस धारा के अंतर्गत है? भारतीय दंड संहिता की धारा 309। धारा 310 में क्या है दोस्तों आईपीसी की? तो ठग की परिभाषा धारा 310 में है। धारा 312 में क्या है? गर्भपात करने से संबंधित है धारा 312। धारा 319, धारा 319 में दोस्तों शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करना क्या है? एक प्रकार से अपराध है। शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करना अपराध है। धारा 320 में कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है? तो धारा 320 में दोस्तों 8 प्रकार की घोर उपहति को उपहति की श्रेणी में रखा गया है। स्वेच्छा से उपहति कारित करने को किस धारा में दंडनीय बताया गया है? धारा 323 में। धारा 326 ए में क्या बताया गया है दोस्तों? देखिए धारा 326 ए में तेजाब अमल का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करना, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तेजाब और अमल से हमला करना दोस्तों धारा 326 ए। और उसके बाद दोस्तों धारा 351, धारा 351 में क्या बताया गया है? तो धारा 351 में दोस्तों किसी के ऊपर हमला करना ये कहाँ पर बताया गया? धारा 351 में। तो ये भी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पुलिस को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। धारा 354 देखिए दोस्तों, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, तो ये धारा 354 के अंतर्गत क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 354 के इसके अंदर क्या है दोस्तों? लैंगिक या यौन उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान है। लैंगिक उत्पीड़न या फिर यौन उत्पीड़न के लिए दंड का जो प्रावधान है धारा 354 के में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। उसके बाद धारा 354 ख, धारा 354 ख में क्या है दोस्तों? निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला करना जो है वो धारा 354 ख के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। धारा 354 ग, धारा 354 ग दोस्तों दृश्य रतिकता, इसका मतलब क्या है? स्त्री को एकटक देखना, चित्र खींचना, उसके फोटो खींचना और उनको फैलाना, प्रसारित करना, तो ये सभी के सभी जो है अपराध माने जाएंगे धारा 354 ग के अंतर्गत। धारा 359 से लेकर धारा 374 तक क्या किस चीज़ का जिक्र है? व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम, तो इन चीज़ों का जिक्र है वो धारा 359 से लेकर धारा 374 तक है। धारा 375 क्या है दोस्तों? धारा 375 में है बलात्कार, बलात्संग, ठीक है दोस्तों। अरे कई बच्चों का भी कमेंट आएगा दोस्तों कि सर बलात्कार तो 376 में है, भाई 376 में भी है, लेकिन 376 में क्या है? उसके लिए बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। तो लेकिन 375 में क्या है कि बलात्कार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार क्या हुआ, मतलब इसके बारे में जो परिभाषाएं वगैरह है कि क्या कर दिया तो उसको बलात्कार माना जाएगा, तो वो सारी चीज़ें 375 में है, जबकि 376 में इसके लिए दंड का प्रावधान है। किस दंड विधि अधिनियम द्वारा बलात्कार के अपराध में मृत्यु दंड भी दिया जा सकेगा? तो दोस्तों दंड विधि संशोधन अधिनियम 213 के अनुसार बलात्कार में दोस्तों अब मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है।
धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का क्या प्रावधान है? दोस्तों न्यूनतम 10 वर्ष की कारावास, कम से कम है से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। आजीवन कारावास और जुर्माना, अभी तो मृत्यु भी दिया जा सकता है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार के लिए, मतलब कि छोटी बच्ची से दोस्तों 12 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री है उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क ख के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि सजा जो न्यूनतम होगी वो 20 वर्ष या फिर आजीवन कारावास और जुर्माना अथवा मृत्यु दंड भी हो सकता है बच्ची से बलात्कार होने पर। इस क्लास को दोस्तों शेयर जरूर से जरूर कर दे भाई, जितने भी ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के सभी वहाँ पर शेयर कर दो दोस्तों। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए मेरे को आपका। सामूहिक बलात्कार का संबंध किस धारा से है? गैंग रेप का संबंध जो है दोस्तों किस धारा से है? तो ये किस धारा से दोस्तों? 376 घ से, 376 घ से। ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध अपराध से संबंधित कौन सी धारा है? तो प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित दोस्तों धारा 377। धारा 377 को किस वाद में आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया? तो किस वाद में? नवतेज सिंह बनाम भारत संघ 2018 मामले में इसे वो किया गया कि किसको क्या किया गया कि धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है? तो ये दोस्तों संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, अध्याय 17। चोरी के तत्व किस धारा में गिनाए गए हैं? धारा 378 में ये गिनाए गए हैं। चोरी के क्या क्या तत्व होते हैं? चोरी के लिए दंड का जो प्रावधान है वो किस धारा में है? धारा 379 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आपके लिए। चोरी के लिए दंड का प्रावधान 379 में। चोरी के अपराध में क्या सजा है? देखिए 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 383 में क्या परिभाषित है? तो 383 में क्या परिभाषित है दोस्तों? लूट। लूट हेतु न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है कम से कम। डकैती को किस भाषा में परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की भाषा 391। डकैती का अपराध करने के लिए कितने व्यक्ति होते हैं? तो कम से कम 5 या फिर उससे अधिक तो वो मानी जाएगी डकैती। लूट में क्या था? एक व्यक्ति भी है, चलेगा। लूट के लिए दंड का प्रावधान किस भाषा में है, किस धारा में है? तो ये है दोस्तों धारा 372, 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। एक बात बता दूं दोस्तों, सुबह ये 4 बजे उठ के क्लास बनाने लगा था भाई, सुबह 4 बजे, तो थोड़ी एक आध उबासी आ जाती है, लेकिन एक आध ऐसा आरामखोर होता है वो कमेंट करके लिखता है कि तू पहले उबासी ले ले, तू पहले ये कर ले। मतलब उनको पढ़ने लिखने से कुछ वो नहीं है, उनको सिर्फ टाइम पास करना है। और यहाँ तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे, इस क्लास के इस पार्ट तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे। उनको और कोई काम भी नहीं है दोस्तों, उनको क्लास से कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि सर क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ लेना है, तेरा तुम्हें भला हो जाओगा। लूट के लिए दंड का प्रावधान कहाँ पर है दोस्तों? धारा 392 में 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की जाए तो सजा कितने वर्ष तक हो सकेगी दोस्तों? तो 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो सजा कितनी होगी? 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। डकैती के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 395 में है भाई दोस्तों, डकैती के लिए दंड का प्रावधान। डकैती हेतु किस दंड का प्रावधान है? देखिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठिन कारावास और जुर्माना। ये कठिन कारावास मिलेगा दोस्तों और जुर्माना, आजीवन कारावास भी मिल सकता है। हत्या सहित डकैती से संबंधित धारा कौन सी है? डकैती करते हुए हत्या कर देना दोस्तों कौन सी संबंधित धारा? धारा 396। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखनी है। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किस धारा में है? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किस धारा में? धारा 403 में। आपराधिक न्यास भंग किस धारा में है दोस्तों? धारा 405 के अंदर है आपराधिक न्यास भंग। कौन सी धारा में है? धारा 405 के अंदर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपराधिक न्यास भंग के लिए क्या सजा है? आपराधिक न्यास भंग के लिए 3 वर्ष तक कारावास या फिर जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। धारा 405 से 409 तक में क्या है? आपराधिक न्यास या फिर विश्वास भंग है। धारा 405 से 409 में।
धारा 415 के अंतर्गत क्या परिभाषित है? तो धारा 415 के अंतर्गत दोस्तों छल परिभाषित है। धारा 415 से 420 तक में क्या है? धोखाधड़ी या छल, चीटिंग जो है दोस्तों 415 से 420 में इसका जिक्र है। उसके बाद धारा 494 में क्या है? धारा 494 में दोस्तों दवी विवाह हेतु 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। मुस्लिम युवकों पर यह लागू नहीं होता दोस्तों, तो धारा 494 में। उसके बाद दोस्तों एक धारा है यहीं पर इम्पोर्टेंट, धारा 463। धारा 463 क्या है? कूट रचना यानी कि जालसाजी करना, वो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 463 के अंतर्गत। धारा 464 में क्या है दोस्तों? मिथ्या दस्तावेज रचना, गलत दस्तावेज रचना, जाली दस्तावेज रचना जो है वो धारा 464 में है। और धारा 465 में इन चीज़ों के लिए दंड दिया गया है, कूट रचना के लिए दंड दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखना, धारा 494 में मैंने बताया आपको कि धारा 494 में क्या है कि दवी विवाह कोई करेगा, एक से अधिक जो शादी करेगा वो क्या करेगा दोस्तों? उसको क्या होगा? धारा 494 में क्या है? उसको कारावास, 7 वर्ष का कारावास। जार कर्म किस भाषा में परिभाषित है? जार कर्म किस भाषा में दोस्तों? 497 में। जार कर्म दोस्तों व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये पति है, ये पत्नी है, तो ये क्या है कि ये पति और पत्नी दोनों आपस में इनकी शादी, मतलब शादी हुई है तभी तो पति पत्नी बने हैं, लेकिन ये सेक्स जो है वो कहीं और कर रहे हैं, इलिसिट सेक्स, इलीगल सेक्स जो कर रहे हैं, तो ये क्या व्यभिचार इस चीज़ को कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर परिभाषित है? 497 में। किस वाद में धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया गया? तो जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामला 2018 मामले में। धारा 498 किस अपराध को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया? तो धारा 498 में क्या होता है दोस्तों? विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना। धारा 498 है। 498 में क्या है? किसी स्त्री के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। तो दहेज मृत्यु रोकने हेतु इसको लगाया गया था। मानहानि से संबंधित धारा कौन सी है? 499। मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है दोस्तों? धारा 500 में है। अभ्यानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्यवाद किससे संबंधित है? तो आपराधिक प्रयत्न से ये संबंधित है। तो ये था दोस्तों हमारी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब ये आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, ये हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट धाराएं थी। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम सीआरपीसी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इस जो लास्ट में सी है इससे बनेगा कोड ऑफ, सीआर से बनेगा क्रिमिनल और पी से बनेगा प्रोसीजर। तो ध्यान रखना सीआरपीसी की फुल फॉर्म कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, और सीपीसी होता है दोस्तों एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, ध्यान रखना है। दंड प्रक्रिया संहिता, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दंड प्रक्रिया संहिता। इससे संबंधित जो क्लास है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों सीआरपीसी जो है उसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 25 जनवरी 1974 को ये प्राप्त हुई दोस्तों। कब? 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई। दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? अभी दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता कहीं पर भी आए तो आपको मान लेना है उसको सीआरपी से संबंधित। ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं दोस्तों सीआरपीसी में। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी दोस्तों और कांस्टेबल के एग्जाम में भी। जमानती अपराध की परिभाषा देखिए, बेलेबल जो ऑफेंस है उसकी परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ पर दी गई है? ये जो बात करेंगे दोस्तों हम सीआरपीसी की करेंगे और इसका हिंदी में नाम होता है दंड प्रक्रिया संहिता, और आईपीसी थी उसका नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता। तो बेलेबल जो ऑफेंस है उनको इसमें धारा 2 के अंदर है सीआरपीसी की। संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ पर है? 2 में। ठीक है, परिवाद कंप्लेंट की जो परिभाषा है वो कहाँ पर है दोस्तों? 2 में। जांच इंक्वायरी की जो परिभाषा है वो कहाँ पर है? 2 में। अन्वेषण की परिभाषा इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा कहाँ पर है? 2 में। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 2 के अंदर है। अपराध की परिभाषा 2 में। थाने का भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की परिभाषा 2 में। पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा कहाँ पर है दोस्तों? सीआरपीसी के 2 में। पुलिस थाना कहाँ पर परिभाषित है? धारा 2 में।
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना किसकी विशेषता है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की विशेषता है दोस्तों। लोक अभियोजक किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 में। पीड़ित की परिभाषा कहाँ पर है? 2 में। सम्मन मामला परिभाषित है, सम्मन वगैरह जो मामले होते हैं वो कहाँ पर? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में। वारंट जो है वो कहाँ पर परिभाषित है? तो ये कहाँ पर परिभाषित है दोस्तों? धारा 2 में। वारंट मामला किससे संबंधित है? तो वारंट मामला दोस्तों ऐसा अपराध जिसकी सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है? वारंट का मामला होता है। महानगर घोषित करने के लिए कितनी आबादी आवश्यक है? 10 लाख से अधिक। प्रत्येक जिले के लिए अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रत्येक जिले के लिए अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। सहायक सेशन न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए कारावास दे सकता है? दोस्तों ये होते देखिए ADJ, एडिशनल ASJ कर लो दोस्तों इसको, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सहायक सेशन जज जो है वो कितने अवधि के लिए कारावास दे सकता है? 10 वर्ष के लिए कारावास दे सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये पोस्ट होती है दोस्तों। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। एडिशनल सेशन जज कितनी सज़ा दे सकता है? 10 साल तक की सज़ा दे सकता है। देखिए जिले के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, सबसे जो बड़ा जज होता है वो होता है दोस्तों सेशन जज। सबसे बड़ा जो जज होता है वो सेशन जज। सेशन जज का जो नीचे जज होता है वो होता है दोस्तों ASJ, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। ठीक है दोस्तों। ASJ से जो नीचे होगा दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों अपर कोर्ट में, ये होते हैं अपर कोर्ट में। फिर बात आ जाएगी लोअर कोर्ट में चले जाएंगे। फिर जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा दोस्तों CJM, क्रिमिनल के अंदर CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक अधिकारी। और ये क्रिमिनल के अंदर ये मुख्य अधिकारी होगा सबसे बड़ा। और जो उसकी बात करें दोस्तों, सिविल की बात करें तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये जो होता है दोस्तों ये क्रिमिनल के अंदर, जो सिविल के अंदर इसके पास सुप्रीम पावर होती है लोअर कोर्ट के अंदर। और उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी के, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। ये सबसे नीचे की श्रेणी में आएंगे। ये भी जज है दोस्तों, लेकिन ये लोअर कोर्ट में सबसे नीचे की श्रेणी में आएंगे। लेकिन दिल्ली वगैरह के अंदर देखें तो उनको जुडिशियल नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि ADJ ASJ सहायक सेशन जज जो है वो उस कितनी अवधि दे सकता है? 10 वर्ष तक का कारावास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितनी अवधि तक का कारावास दे सकता है? मुख्य न्यायिक यानी CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 7 वर्ष तक का कारावास। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दे सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दोस्तों मैंने बताया था आपको JM फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या क्या दंडादेश दे सकता है? तो ये दे सकता है 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये या जुर्माना, दोनों। इतनी ही पावर होती है इनके पास। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति किस धारा में है? वरिष्ठ जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है उनकी जो शक्ति है वो किस धारा में है? धारा 36 में। ये पुलिस वालों को पता होना चाहिए भाई। बिना वारंट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किस धारा से संबंधित है? तो बिना वारंट के जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी जो है वो CRPC की धारा 41 से संबंधित है। प्रत्येक जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो प्रत्येक जिले के अंदर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रावधान CRPC की धारा 41 में है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का प्रावधान किस धारा में है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में इस चीज़ का जिक्र है। सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किस धारा में है? तो सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान जो है वो CRPC की धारा 45 में है। किस धारा के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी होता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अंतर्गत है।
ट्रांजिट रिमांड किसे कहते हैं? जब किसी अभियुक्त को एक जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से एक जिले से दूसरे जिले में लाया जाता है। दोस्तों देखिए, किसी कैदी को, अभियुक्त को एक जिला की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से एक जिले से दूसरे जिले में ले जाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिट रिमांड। फरार व्यक्ति को हाजिर करने की उद्घोषणा किस धारा में है? तो सीआरपीसी की धारा 82 में फरार व्यक्ति को हाजिर करने की उद्घोषणा है। ये पीओ होता है दोस्तों, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर, ध्यान रखना है। ये होता है भगोड़ा व्यक्ति, और उसको भगोड़ा जो साबित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, उसको बारे में लिख देते हैं, तो ये सीआरपीसी की धारा 82 में है। तलाशी वारंट, सर्च जो वारंट है वो किस धारा में है दोस्तों? तो ये सीआरपीसी की धारा 93 में तलाशी वारंट का जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है। किस धारा के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? पुत्र एवं पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 घ के अंतर्गत जो है ये जिम्मेवार है। किस धारा के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी विधि विरुद्ध जमाव बल प्रयोग के द्वारा हटा सकता है? तो ये दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अनुसार। किस धारा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है? तो ये आदेश दे सकते हैं दोस्तों किस धारा के द्वारा? सीआरपीसी की धारा 144 के द्वारा। किस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण कर सकती है? सीआरपीसी की धारा 152 के अनुसार। ठीक है। थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा बाट एवं मापों का निरीक्षण का प्रावधान किस धारा में है दोस्तों? धारा 153 में है। भार साधक अधिकारी क्या होता है दोस्तों? थाने का इंचार्ज। धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर किस संबंध में दी जा सकती है? तो धारा 154 के अनुसार केवल संज्ञेय अपराध हेतु जो है वो एफआईआर किस संबंध में दी जा सकती है? संज्ञेय अपराध हेतु। पुलिस अभिरक्षा कितने दिनों की हो सकती है? तो दोस्तों पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है या 14 दिनों की। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी मेरे को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम कितने दिन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है? तो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो अधिकतम 7 दिन। कार्यवाही की डायरी, केस डायरी किस धारा में उल्लेखित है? तो सीआरपीसी की धारा 172 के अंतर्गत केस डायरी का जिक्र है। किस संशोधन अधिनियम में कहा गया कि बलात्कार का अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा 2 माह में पूरा किया जाएगा? तो दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ये कहा गया। आत्महत्या की जो जांच वगैरह है वो किस धारा के अंतर्गत है? दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी की धारा 174 में। किस धारा में कहा गया है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं होगा? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300। ठीक है दोस्तों। धारा 300 सीआरपीसी की जो है वो किस अनुच्छेद के समान है? अनुच्छेद 20(2) के समान है। कुछ मामले में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता किस धारा में है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के अंतर्गत। धारा 34 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के समान है? तो अनुच्छेद 39(a) के समान है धारा 34। धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसके पास है? तो 438 के अंतर्गत सत्र न्यायालय यानी कि सेशंस कोर्ट और उच्च कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट को है। उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान 1976 के बाद कब पुनः प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 6 जून 2019 से। किसी अन्य देश के व्यक्ति को सम्मन अदालत का बुलावा किस समझौते के आधार पर भेजा जाता है? तो किसी अन्य देश में व्यक्ति को सम्मन का भेजा जाता है दोस्तों किस समझौते के आधार पर? हेग सर्विस कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर। दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रवर्तन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 को। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? मैंने ऊपर ही बताया था आपको, धारा 18 के अंतर्गत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का प्रारूप किसने तैयार किया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है दोस्तों उसका प्रारूप किसने बनाया? जेम्स स्टीफंस ने। किस वाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया? तो R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेज माना गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक कथन कहाँ ग्राह्य है?
तो दोस्तों धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालिक जो कथन है वो दीवानी और दंडिक दोनों मामलों में ही ग्राह्य है। तो ये थे दोस्तों हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता से संबंधित सभी प्रश्न। इंडियन एविडेंस एक्ट भी आ गया दोस्तों। एचएसएससी के द्वारा 2014 से 2021 तक पूछे गए सभी प्रश्नों की क्लास दोस्तों फ्री में देखनी है तथा पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो दोस्तों, HR एजुकेशन अड्डा, और ये सर्च कर सकते हो दोस्तों। आपको कमेंट करना है, पीडीएफ जो है आपको फ्री में दे दी जाएगी दोस्तों। और आपको क्लास देखनी है दोस्तों तो आपको सर्च करना है HR एजुकेशन अड्डा, यहाँ से आपको क्लास मिल ही जाएगी दोस्तों। आप सभी दोस्तों क्लास को लाइक जरूर से जरूर करना भाई, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ।